बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, किंगडम प्लांटिंग, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के बारे में हम पढ़ेंगे। सीड हैबिट किस तरीके से मतलब प्लांट्स में स्टार्ट हुई या किस तरीके से प्लांट्स ने सीड्स बनाना स्टार्ट किया, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट प्रीव्यू, सबसे पहले हम मौजूदा दौर का पॉइंट ऑफ व्यू जो चेक करते हैं उसके मुताबिक सीड प्लांट्स प्रीडोमिनेट ओवर नॉन सीड वास्कुलर प्लांट्स। जो सीड प्लांट्स हैं ये नॉन सीड वास्कुलर प्लांट्स के ऊपर प्रीडोमिनेट हो चुके हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स वास्कुलर प्लांट्स हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, और ट्रैक्योफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। और वास्कुलर प्लांट्स में सीड प्लांट्स जो हैं ये उनसे भी ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स में सीड प्लांट्स शामिल हैं। हिस्ट्री ऑफ लैंड प्लांट्स, अगर हम लैंड प्लांट्स की हिस्ट्री को डिस्कस करें तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स मिलते हैं, और उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक इवेंट डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट है, यानी कि सीड बनाने की आदत को अपनाना। पहले प्लांट्स सीड नहीं बनाते थे, उनमें डायरेक्टली जाइगोट बनता था और जाइगोट से न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स इवॉल्व होते गए इनमें सीड्स बनना स्टार्ट हो गया, और सीड हैबिट की वजह से ये प्लांट्स इस लैंड इन्वायरमेंट को मज़ीद अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सके, यहाँ पर रह सके, सरवाइव कर सके। द सीड हैबिट इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट है प्लांट हिस्ट्री में। इम्पॉर्टेंट चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आया। पहले वो जाइगोट बनाते थे जो आर्चिगोनियम में मौजूद होता था, और उसके बाद फिर उसे रिलीज कर दिया जाता था। लेकिन अब सीड के अंदर ही ये रहेगा, और पहला सीड 390 मिलियन ईयर्स अगो बनना स्टार्ट हुआ था, और 365 ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स पहले ये कंप्लीट हुआ था, यानी कि कुछ वक्त इसको कंप्लीशन में भी लग गया। इसका स्टार्टिंग टाइम 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, और इसको बनने में भी कुछ साल लग गए, और उन सालों में के बाद एक फर्स्ट कंप्लीट सीड हमें नज़र आया। और ये फर्स्ट कंप्लीट सीड हमें आज से तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स अगो नज़र आया था, और ये वक्त लेट डिवोनियन टाइम्स है। जब हम फाइलेटिक लीनिएज पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम हिस्ट्री को मुख्तलिफ पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक पीरियड जो है वो डिवोनियन है, और इस पीरियड के दौरान पहला सीड बना था। हेयर इज अ डायग्राम ऑफ सीड। यहाँ पे हमारे पास सीड की एक डायग्राम है, इसके हम पार्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले सीड के बाहर एक टेस्टा होता है जिसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट से मुराद ये है कि सीड का बाहर वाला हिस्सा या सीड का कवर, इसे हम कह सकते हैं। टेस्टा इसके बाहर मौजूद है। जैसे हम मूंगफली खाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर होती है, मैरूनिश सी, उसको भी टेस्टा ही बोलते हैं। इसी तरह बादाम के अंदर भी टेस्टा मौजूद है। और इसके बाद कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये डिफरेंट नंबर हो सकता है इनका सीड प्लांट्स में। ये प्रिमिटिव लीव्स भी बाज़ औक़ात कहलाते हैं, और ये लीव्स भी बनाते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अ एपिकोटाइल एंड अ रेडिकल। एपिकोटाइल वो पोर्शन है जहाँ से स्टेम बनेगा, और रेडिकल वो पोर्शन है जहाँ से रूट अराइज होगी। इसके अलावा सीड में एक माइक्रोपाइल भी होता है जिसे हम सुराख कहते हैं, जहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। सीड को शो करने से पहले हम उसे पानी प्रोवाइड करते हैं या पानी में भिगो के रखते हैं, तो उस दौरान माइक्रोपाइल के अंदर से पानी सीड में चला जाता है। तो ये चंद एक पार्ट्स हैं सीड के।
सीड, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बाज़ जगहों पे हम सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। अगर हम सीड को डिफाइन करें तो ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, यानी कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनता है। नाउ व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंट इन dehiscent मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये स्पोरेंजियम हम एक ऐसे सैकनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनके अंदर स्पोर्स लगते हैं। और मेगास्पोरेंजियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में बड़ी होती हैं। और इनडेहिसेंट मींस कि ये उतरती नहीं है, मतलब गिरती नहीं है, साथ ही लगी रहती हैं, परमानेंट होती हैं। इंटेगुमेंटेड, इनके बाहर वॉल्स मौजूद हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ओव्यूल एक ऐसी मेगास्पोरेंजियम जो कि प्लांट के साथ अटैच रहेगी और इसके बाहर इंटेगुमेंट्स मौजूद होंगी, उसे हम ओव्यूल कहेंगे। और ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर इसी ओव्यूल को हम सीड का नाम दे देंगे। Now, what are integuments? Integuments are the special protective covering around megasporangium which vary in number. मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द खास किस्म की कवरिंग होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से। इन्हें हम इंटेगुमेंट कहते हैं। और इंटेगुमेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट नंबर रखती हैं, कुछ में एक भी हो सकती हैं, कुछ में दो भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। Spermatophytes. All the seed producing plants are called spermatophytes. हम जितने भी सीड प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें मोस्टली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। और जिम्नो और एंजियोस्पर्म को हम कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हमें मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में बताया गया है। Here we can see कि हमारे पास एक इमेच्योर फीमेल कोन, यानी कि हम जिम्नोस्पर्म में से एक कोन ली गई है, उसका एक हिस्सा दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले बाहर इंटेगुमेंट मौजूद है, इंटेगुमेंट वॉल्स होती हैं और इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर है और मेगास्पोर की ये वॉल दिखाई गई है। मेगास्पोरेंजियम को हम यहाँ पर ओव्यूल का नाम देंगे क्योंकि ये इंडेहिसेंट है और इसके बाहर इंटेगुमेंट भी मौजूद है। द होल पोर्शन इज नोन एज ओव्यूल। ये एक ओव्यूल की डायग्राम है जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम मौजूद है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट की इवॉल्विंग में फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, retention and germination of megaspore within the megasporangium, development of protective layers around megasporangium, reduction to a single functional megaspore per sporangium, development of an embryo sac within the sporangium, and last one is modification of distal end of megasporangium for pollen capture. अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The first step is evolution of heterospory. Heterospory के बारे में हम बात करेंगे। Hetero mean different, spory spore formation. The formation of different type of spores is known as heterospory. So heterospory से पहले जो primitive plants थे वो homospory शो करते थे। Homo mean same और similar, spory spores. The habit of producing one kind of spores is called homospory. एक ही तरह के स्पोर को पैदा करने की हैबिट को हम होमोस्पोरी कहते हैं। और ये प्रिमिटिव वास्कुलर लैंड प्लांट्स में प्रोड्यूस होते थे सेम टाइम ऑफ स्पोर्स। इनके हम जो एडियंटम या स्टार्टिंग के प्लांट्स डिस्कस करते हैं उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं। और होमोस्पोरस प्लांट वो तमाम लैंड प्लांट्स जो कि टेरिडोफाइट तक मौजूद हैं, जिसमें लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा या फिर सिलोप्सिडा शामिल हैं। ये सब
होमोस्पोरस प्लांट्स हैं। और इससे पहले जो हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे वो भी होमोस्पोरस प्लांट्स हैं। इनमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं और यह स्पोर्स आगे मेल और फीमेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, प्लांट्स में चेंजेस आते गए, वैसे वैसे उनमें हेट्रोस्पोरी भी स्टार्ट हो गई। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन के अर्ली फेज में स्टार्ट हुई थी। इट इज द हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर विच आर डिफरेंट। इसमें दो तरह के स्पोर्स बनाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें सारे स्पोर्स में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ये एक प्लांट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्पोरेंजिया मौजूद हैं और इन सब स्पोरेंजिया के अंदर एक जैसे ही स्पोर है। अगर हम किसी एक स्पोरेंजिया को यहाँ पर बाहर अलग करके देखें या इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो हम देख सकते हैं कि स्पोरेंजियम वॉल के अंदर एक जैसे स्पोर्स हैं। और अगर इन स्पोर्स का हम मजीद व्यू लें तो हम देख सकते हैं कि सारे स्पोर्स एक जैसे हैं। इसे कहते हैं होमोस्पोरी या होमोस्पोर्स। देन हेट्रोस्पोरी में दो तरह के स्पोर्स होते हैं। वन आर माइक्रोस्पोर्स एंड द अदर आर मेगास्पोर्स। माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल, के ये छोटे होते हैं साइज में, और मेगा बड़े होते हैं साइज में। माइक्रोस्पोर्स आर द स्मॉलर वंस, दे प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात तो हम पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि स्पोर्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स जिस स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। दे जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गेमिटोफाइट। अब रिसेंटली हम ये बात भी जानते हैं कि स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जर्मिनेट होके गेमिटोफाइट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि टू टाइप ऑफ स्पोर हैं तो वन टाइप ऑफ स्पोर मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे और वन टाइप ऑफ स्पोर फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। माइक्रोस्पोर्स मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं और इस गेमिटोफाइट का साइज छोटा होता है। क्योंकि इन स्पोर्स का साइज भी छोटा है तो इसे हम माइक्रो गेमिटोफाइट कहेंगे कि ये मेल गेमिटोफाइट है या माइक्रो गेमिटोफाइट है। इसी तरह मेगास्पोर्स हैं। मेगास्पोर्स आर द लार्जर वंस, ये बड़े होते हैं साइज में। दे प्रोड्यूस इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। इनकी स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया से डिफरेंट होती है, इसको हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। ये फीमेल गेमिटोफाइट या मेगा गेमिटोफाइट बनाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले स्पोरोफिल्स हैं। फिल का वर्ड हम यूज करते हैं लीफ के लिए। स्पोरो स्पोर स्पोरेंजियम से लिया गया है। ऐसे लीफ जिनमें स्पोरेंजियम बेयर होती है, यानी कि ऐसे लीफ जिनके अंदर वाली साइड पे स्पोरेंजियम मौजूद होता है, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। और स्पोरोफिल के अंदर दो तरह के स्पोरेंजियम लगते हैं, एक मेगास्पोरेंजियम है और एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम नीचे की जानिब यहाँ मौजूद है और इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ 4 मेगास्पोर्स होते हैं और ये ऊपर की जानिब मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हेट्रोस्पोरी में दो तरह के स्पोर बने, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। दूसरा स्टेप ये है कि मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा और वहीं पे ही जर्मिनेट करेगा। मेगास्पोर्स हेट्रोस्पोरस वास्कुलर लैंड प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान पैदा होते हैं। दे आर शेड एंड डिस्पर्स आफ्टर फॉर्मेशन। दे जर्मिनेट इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट। जो आम रिप्रोडक्टिव साइकिल हम पढ़ते हैं, यानी कि वास्कुलर प्लांट्स जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, या ब्रायोफाइट्स, उसमें मेगास्पोर शेड कर दिए जाते हैं और ये फॉर्मेशन के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं और ये फीमेल गेमिटोफाइट बना देते हैं। अब कुछ प्लांट्स जैसे कि स्लेजिनेला, इनमें मेगास्पोरेंजियम फॉर्मेशन के फौरी बाद रिलीज नहीं होते, बल्कि इनको मेगास्पोरेंजियम के अंदर रखा जाता है। जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूजुअली मेगास्पोर को रिलीज कर दिया जाता था, ये जैसे ही बनता था और बनने के बाद ये नया एक प्लांट बना देता था। लेकिन
फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई। जब दो तरह के स्पोर्स बनने लगे तो उसमें मेगा स्पोर्स को विद इन द मेगा स्पोरेंजियम रखना स्टार्ट कर दिया गया। ये वहीं पे ही परमानेंटली रहता था और ये बाहर रिलीज नहीं किया जाता था और वहीं पर ही ये एग कंटेनिंग फीमेल गेमिटोफाइट बना देता था, जो कि मेगास्पोरेंजियम वॉल के अंदर ही मौजूद है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेगास्पोर्स यानी कि स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर ही गेमिटोफाइटिक प्लांट बनता है और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मौजूद रहता है। यहाँ पे अगेन हम एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा माइक्रोस्पोर्स दिखाए गए हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में मौजूद है। माइक्रोस्पोरेंजियम की तादाद ज्यादा है और मेगास्पोरेंजियम की तादाद लिमिटेड है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट मुख्तलिफ हालात से और चीज़ों से बचाती हैं या इन्वायरमेंट से सेव करती हैं। इंटेगुमेंट इज अ प्रोटेक्टिव एनवेलप अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। Its formation is formed by the fusion of some branch-like structures of sporophytes surrounding megasporangia. इंटेगुमेंट्स इस तरीके से बनती हैं कि कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स स्पोरोफाइट में मौजूद होती हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं या सराउंड कर लेती हैं मेगास्पोरेंजियम को और यहाँ पर ये एक इंटेगुमेंट या वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये टाइटली लॉक करती हैं मेगास्पोरेंजियम को। मेगास्पोरेंजियम इनके अंदर ही मौजूद रहती है और ये इनडेहिसेंट हो जाती है, यानी कि अब ये यहाँ से रिमूव नहीं हो सकती, अब ये यहाँ पर ही रहेगी। और इस तरीके से हमारे पास फिर ओव्यूल बना, यानी कि पहले भी मेगास्पोरेंजियम मौजूद थे लेकिन इनके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स मौजूद नहीं थी। तो मेगास्पोरेंजियम और इंटेगुमेंट दोनों मिल के ओव्यूल बनाते हैं, यानी कि एक ओव्यूल के अंदर दो हिस्से हैं, एक मेगास्पोरेंजियम और एक इंटेगुमेंट। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ओव्यूल यहाँ पर शो किया गया है। इसमें सबसे पहले बाहर एक इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, उसके बाद इनर इंटेगुमेंट, यानी कि ये इंटेगुमेंट्स दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पर शो किया गया है वो माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल वो होल है जहां से पोलन ट्यूब एंटर होगी और इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक एम्ब्रियो सैक मौजूद है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास ओव्यूल की डायग्राम आ जाती है। ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। ये एक इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है, इंटेगुमेंटेड है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है उसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स भी ओव्यूल में इंक्लूडेड हैं। यह एक से एग को प्रोटेक्शन देता है। जो एक एग यहाँ पर मौजूद है उसको मजीद प्रोटेक्ट करता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में और ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फ्यूजन पॉसिबल हो पाती है। ओव्यूल में टोटल 8 सेल्स होते हैं जिसमें से 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बना देते हैं। दो सेल्स फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद उनके न्यूक्लियस ऐसे ही मौजूद रहते हैं, इसे पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पर और एक एग सेल मौजूद है जिसके साथ 2 सिनर्जिड अटैच हैं। रिडक्शन टू ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। इससे हमें ये पता चलता है कि मेगास्पोरेंजियम में एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा और बाकी जितने भी मेगास्पोर्स होंगे वो रिड्यूस होकर
रिड्यूस हो जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जो अर्ली प्लांट्स थे इनमें 4 गेमेटोफाइट बनते थे और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होता था। मदर सेल हम कहते हैं उस सेल को जिससे डिवीजन के बाद नेक्स्ट सेल्स बनने होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बनाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेल डिवाइड हुआ, इससे 2 बने और 2 के बाद 4। इन 4 सेल में से 3 सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी कि एक गेमेटोफाइट सिर्फ बच जाएगा और बाकी के 3 गेमेटोफाइट डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इनकी डिसइंटीग्रेशन के बाद सिर्फ एक मेगास्पोर सिलेक्ट होकर एक हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और बाकी के 3 खत्म होते जाएंगे। अब ये गेमेटोफाइट नेक्स्ट पार्टिसिपेट करेगा इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन स्पोरेंजियम। इसके बाद स्पोरेंजियम में एक एम्ब्रियो सैक बन जाएगी। Single healthy megaspore retained within the megasporangium germinates to form an egg containing female gametophyte called an embryo sac. अब जो मेगास्पोर था उसमें मजीद चेंजेस आएंगी और मजीद चेंजेस आने के बाद ये एक फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एज वी कैन सी हेयर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें बाहर की जानिब एक इंटेगुमेंट मौजूद है, उसके अंदर दूसरी इंटेगुमेंट है और इस इंटेगुमेंट के बाद अंदर एक पोर्शन मौजूद है जिसे नोसेलस कहते हैं। नोसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक मौजूद है। नोसेलस इज द पार्ट ऑफ द स्पोर और इसके अंदर जब जर्मिनेशन होगी तो जर्मिनेशन होने के बाद एम्ब्रियो सैक बनेगी। एम्ब्रियो सैक को अगर हम गौर करें तो इसमें एक एग, 2 सिनर्जिड और एक फ्यूजन न्यूक्लियस और इसके अलावा 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। और माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर होगी और ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, एक मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस कंप्लीटेड। जैसे जैसे टाइम पास होता गया इसमें चेंजेस आती गई और जैसे जैसे वो चेंजेस कंप्लीट होती रही इनमें एक और चेंज आया। That was the modification of distal end of megasporangium for pollen capture. मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड का पोलन को कैप्चर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाना। Integumented, indehiscent and permanently attached to the sporophyte. अब जो मेगास्पोरेंजियम है पिछले केसेस में ये रिमूव हो रही थी, लेकिन इस केस में ये इंडेहिसेंट है, यानी कि ये लगी रहेगी स्पोरोफाइट के साथ। द डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम बिकेम मॉडिफाइड फॉर पोलन कैप्चरिंग। ये पोलन कैप्चरिंग के लिए मॉडिफाइड हो जाएगी। पोलन माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमेटोफाइट। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर लगते हैं और माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन कहते हैं। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और ये मेल गेमेटोफाइट बना देते हैं। मेल गेमेटोफाइट में एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और पीछे उसके 2 स्पर्म होंगे और ये पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब आगे एंड जाकर मेगास्पोरेंजियम में एंटर हो जाएगी और एंटर होने के बाद स्पर्म्स इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे। एक एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और माइक्रोपाइल वो जगह होगी जहां से ये अंदर चले जाएंगे। After fertilization, the megasporangium is transformed into a seed. मेगास्पोरेंजियम सीड बना देगी, इंटेगुमेंट्स सीड कोट में चेंज हो जाएंगी। सीड मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को फेवरेबल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में
और ये उसको इस काबिल बनाता है कि कुछ टाइम के लिए ये स्टोर फॉर्म में मौजूद रहेगा और बाद में ये ग्रो करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में सबसे पहले बाहर इंटेगुमेंट्स हैं, उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर सेंट्रल सेल है जो मेगास्पोर के तौर पे काम करेगा। मेगास्पोर के अंदर एग मौजूद होगा। The developing seed will make endosperm, embryo and the integuments। उसके बाद मेच्योर सीड में एम्ब्रियो का साइज बड़ा हो जाएगा, इंटेगुमेंट सीड कोट में चेंज हो जाएगी और एक मेच्योर सीड प्रोवाइड होगा। अगर हम इसकी समरी करें तो हम सिंपल इवेंट्स को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग प्लांट्स में होमोस्पोरस थे। होमोस्पोरस से मुराद ये है कि सब एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, फिर वो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करने लगे जिन्हें माइक्रोस्पोर और मैकोस्पोर कहा गया, और ये हैबिट हेट्रोस्पोरी कहलाने लगी। माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट या माइक्रोगेमिटोफाइट बनाते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोगेमिटोफाइट में 2 स्पर्म और 1 ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद होता है और ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाता है। इसके अलावा जो मेगास्पोर्स हैं ये मेगास्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं और ये 4 इन नंबर होते हैं, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिर्फ एक बच जाता है, और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है और ये मेगास्पोरेंजियम अटैच रहती है विद द स्पोरोफाइटिक प्लांट। इस मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर बनेगा उस मेगास्पोर ने आगे चल के फीमेल गेमिटोफाइट बनाना है और फीमेल गेमिटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम और उसके इर्द गिर्द मौजूद इंटेगुमेंट और उसके अंदर जो कुछ भी है वो कलेक्टिवली ओव्यूल कहलाते हैं। ओव्यूल में से अगर हम इंटेगुमेंट को हटा दें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो मेगास्पोरेंजियम होगी, और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर और इसके अलावा कुछ सेल्स होंगे जिसे हम नुसेलस कहेंगे। नुसेलस आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेगास्पोर्स। मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा उस एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 सेल्स होंगे, जिसमें एक एग सेल होगा, एक फ्यूजन न्यूक्लियस होगा और 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड होंगे, जिनमें से फ्यूजन न्यूक्लियस और एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएंगे और एट द एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेगास्पोरेंजियम सीड में तब्दील हो जाएगा, इंटेगुमेंट सीड कोट बना देगा और अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाएंगे। तो इस तरीके से सीड बन जाएगा। सीड हैबिट का वजूद में आना एक रेवोल्यूशनाइज है कि लैंड इन्वायरमेंट में प्लांट्स परमानेंटली यहाँ पर कॉलोनाइज हो गए, यहाँ पर रहने लग गए, और ये एक बहुत ही जॉइंट लीप है, यानी कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा और इस वजह से प्लांट्स ज़मीन के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके और उनके लिए यहाँ पर रहना, सरवाइव करना, रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी हो गया। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।